गुड मॉर्निंग बच्चों। गुरु ज्ञान एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी जिसमें पहला चैप्टर रहेगा संसाधन एवं विकास। ये है ना बच्चों, यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा कोर्स। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे। संसाधन एवं विकास हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है जा सकती है, जिसको बताने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन मतलब मानव के द्वारा संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्रौद्योगिक, संस्थाएं और भौतिक। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिक संस्थाओं के पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। अपने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधन प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, उन्हें उपयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण चार चार तरीके से बांटा गया है। इन संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, सामर्थ्य आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण, स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत, सामुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर आधार पर संभाव्य विकसित भंडार और संचित कोष। ये है अपना संसाधन का डायग्राम। कितने प्रकार के होते हैं और किन किन में यूज होते हैं। संसाधन से निकलता है अपना प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक से निकलता है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। फिर उससे निकलता है सतत, जैसे उसमें पानी वगैरह हो गया। फिर जैव निकलता है, जैव से निकलता है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। फिर इधर से अनवीनीकरण से निकलता है पुनर्चक्रीय, अचक्रीय जीवाश्म, जैसे तेल वगैरह हो गया। इधर धातु होगी पुनर्चक्रीय में। और मानवीय में निकलता है संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? अब अपन देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इन जीव व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जाति, प्रजाति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। फिर इसका आता है अजैव। अजैव में वे सारे संसाधन जो निर्जीव, मतलब जो कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे पंखा हो गया, टेबल हो गया, इस टाइप से अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसमें भी उदाहरण दे रखा है, चट्टानें और धातुएं। समाप्य के आधार पर नवीनीकरण। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित या पुनः उत्पन्न किया जाता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण है इसके सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वनस्पति जीव। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। मतलब इनको इन अलग अलग संसाधनों के रूप में बांटा गया है। अनिवेरीकरण संसाधन इन संसाधन का विकास एवं लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं, पुनर्चक्रित और संसाधन, जीवाश्म ईंधन आदि के बारे में इसमें बताया गया है। और ये एक बार यूज करने पे खत्म हो जाते हैं।
स्वामित्व के आधार पर आते हैं अपन व्यक्तिगत व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि और जिनके बदले में वे सरकार को लगान लगान से यहाँ पे लेंगे। जैसे जीएस अभी के टाइम पे नई पीढ़ी के बच्चे जानते हैं जीएसटी वगैरह, तो वो लगान ही मान लो। मतलब जैसे पहले के टाइम पे कर लगाया जाता था, कर लगान जीएसटी वगैरह ये सब एक ही चीज होती है। गांव में बहुत से लोग भूमि में स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। मतलब जिनके पास जमीन वगैरह होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास जमीन जमीन वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पे कहता है शहरों में लोग भूखंड घर व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग चारागाह तालाब और कुओं जल आदि संसाधनों में निजी स्वामी के द्वारा उदाहरण है अपने परिवार के संसाधनों के एवं सूची तैयार की। ठीक है। ये आता है अपने व्यक्तिगत संसाधन में। समुदाय और स्वामित्व के वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय सभी सदस्य को उपलब्ध होते हैं और गांव की शामिलता भूमि चारण भूमि शमशान भूमि तालाब आदि और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्थल खेल कूद के वहाँ रहने वाले सभी लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है। जो मतलब जैसे सामुदायिक का मतलब हो गया ग्रुप की एक ग्रुप रहेगा जो उसको चलाने वाला है, उसकी संरक्षण वगैरह करने के लिए होता है ये चीज़। फिर राष्ट्रीय संसाधन में वो आते हैं जो जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ईटीसी ईटीसी। अभी देखते हैं अपन पढ़ते हैं इसमें। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अ- अधिकृत करती है। जैसा कि मैंने बोला था एयरपोर्ट वगैरह, तो वो राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें नहरें रेल लाइन्स व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्रद- प्राधिकरणों को सरकार में भूमि अग्र अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ जल संसाधन व वन्यजीव राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत सारी भूमि और 22.2 किलोमीटर तक महासमुद्री क्षेत्र भूभागीय समुद्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा होते हैं। संसाधन जिस प्रकार के व्यापक के इतिहास होते हैं उसी प्रकार जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन व्यक्ति के लिए परिणाम स्वरूप मानव के अंदाजे में उपयोग किया किया है, जिससे निम्नलिखित की समस्या पैदा हुई। यहाँ पे आप संसाधन यूज करता है उससे ये समस्या पैदा हुई है। जैसे अपन जानते हैं कुछ व्यक्तियों को लास्ट मंथ से संसाधनों का समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आया है, जिससे समाज दो हिस्सों को संसाधन संपन्न एवं समृद्धि तथा गरीब में बट गया। ये बात फैक्ट है। क्योंकि जैसे किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो संसाधन का उपयोग करके वो किसी और को करने नहीं, वो अपना स्वामित्व भी उस पर मतलब अपना वर्चस्व उस पर बढ़ाने की कोशिश करता है। संसाधन के शोषण वैश्विक पारिस्थितिकी संगठन के तरीके से खंडीय तथा ओजोन परत अवश्य पर्यावरण में भूविनिर्मित आदि रेडियो डी चेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये कब हुआ था आपको? जून 1992 में से अधिक राष्ट्रीय ब्राजील से रेडियो चेरियो पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कोई कोई पूछे कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जून 1992। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं ढूंढने के लिए किया गया। इसमें सम्मेलन
संबंधित विभिन्नताओं, भूखंडीय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता घोषणा घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया है। लीज भूखंडीय सिद्धांतों सोलिस्टिक प्रिंसिपल इस पर सहमति देता है। ये पूर्व 21वीं शताब्दी में से विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED United Nations Conference of Environmental and Development, इसका हिंदी में रहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के इसका उद्देश्य भूखंडीय सतत भूजलीय विकास में एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सामान्यतः पारंपरिक आवश्यकताओं समिति जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय शुद्धि गरीबी और संगठित एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक स्थान निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार। अपन कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन रहेगा, उसकी परिभाषा इसका मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। संसाधन के वैज्ञानिक तरीकों से नीति आधारित तरीकों से उपयोग की योजना इसका उद्देश्य है संसाधन का स्टेबिलिटी प्रकार रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा, राज्य रहेगा, स्थानीय रहेगा। इसका मुख्य चरण रहेगा संसाधनों की पहचान, संसाधनों का मूल्यांकन, नियुक्ति, तकनीकी। इसका महत्व रहेगा संसाधनों की समान विकास भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन को इसकी आवश्यकता की बढ़ी, संसाधनों की आवश्यकता की बढ़ी। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक का सामान्य वितरण, अंधाधुंध दोहरापन, पर्यावरण संकट। उदाहरण देता हूँ, भारत में जल संसाधन आप सब जानते हैं कि अभी पानी की कितनी किल्लत है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी अभी। ठीक है बच्चों, और ये यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ज्योग्राफी की क्लास में सारे क्लासेस भी होने वाली हैं, तो सब्सक्राइब वगैरह करिए और लाइक शेयर करें। थैंक यू।